नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज का विषय है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध हमारे संघवाद के मूल का गठन करते हैं और संविधान के द्वारा विनियमित होते हैं। हमने पिछली कक्षा में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पढ़ा था। अब आज उससे आगे हम जानते हैं कि केंद्र राज्य संबंध हमारे संविधान के भाग 11 में स्पष्टता है। हमने अनुच्छेद 263 तक बात की थी। अब आइए आगे देखते हैं। राज्य एवं केंद्र के दायित्व। राज्य एवं केंद्र के दायित्व में क्या कह रहा है कि संविधान ने राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए हैं। हमारा संविधान यह कह रहा है कि केंद्र एवं राज्य के दायित्व के संबंध में कि राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के संबंध पर उन पर 2 प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, जिससे इस संबंध में केंद्र को असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। वह कौन कौन से हैं? पहला है कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान। 2 प्रतिबंध क्या है कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। संसद ने कोई कानून बना दिया है तो राज्य उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं है कि राज्य उसको क्या ठंडे बस्ते में डाल देंगे, तो यह अधिकार संसद को है। दूसरा, राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह करना। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है, उसको हम क्या करेंगे, बाधित कर देंगे। अब यदि कोई राज्य या केंद्र के निर्देश का पालन नहीं करता है तो वहां अनुच्छेद 335 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 अनुच्छेद है राष्ट्रपति शासन के बारे में, 352, 356, 360। लेकिन 360 से इतर वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है हमारा? अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह राष्ट्रपति की आपातकालीन 3 जो शक्तियां हैं 3 अनुच्छेदों में दिया गया है। अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के अलावा वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 365 तथा ठीक। अब देखिए आगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे क्या है। अब राज्यों को केंद्र के निर्देश, किस प्रकार के निर्देश राज्यों को मिले हैं केंद्र के द्वारा? तो देखिए क्या है, संचार के साधनों को बनाए व उनका रखरखाव करें। राज्यों को केंद्र के निर्देश, अर्थात केंद्र ने राज्यों को और क्या निर्देश दिया है कि संचार के साधनों को बनाए व उनका रखरखाव करे। संचार के साधन में इंटरनेट का प्रयोग हो गया, टीवी, टेलीविजन, आवागमन, ये सब संचार के साधन हैं। राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करें। रेलवे जानते ही हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर यूपी में गवर्नमेंट नहीं है केंद्र की तो यूपी सरकार अपने बॉर्डर में आते ही रेलवे का संरक्षण न करे, उनकी संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी से इनकार कर देगा। तो यह क्या है, यह नहीं हो सकता है। केंद्र निर्देश देता है राज्यों को, वो राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करे। अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को मातृभाषा सिखाने की व्यवस्था करे। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए और उनका क्रियान्वयन करें। अब देखिए आगे, जैसा कि बनता ही है, हर प्रत्येक राज्य अपने सीमांतर्गत ऐसे विशेष नियम कानून बनाते हैं। विशेष नियम कानून बनाते हैं। अब देखिए कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। विधायी शक्तियां मतलब विधान बनाने की शक्तियां। हमने पढ़ा था कि जो लिस्ट सिस्टम है शेड्यूल 7 में, उसमें 3 प्रकार की चीजें हैं, संघ, राज्य, समवर्ती। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां जो हैं इंडिया में किसके पास है? केंद्र अर्थात संसद, और अमेरिका में राज्यों के पास है। ये हम पढ़ चुके हैं।
अब वही दे रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी मतलब विधान बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, विधान या कानून जिसे कहते हैं, बनाने की शक्ति कठोर है। आपस में मिलकर दोनों को कार्य करना चाहिए। राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है। राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से, अगर राज्य सरकार सहमत है, राज्य सरकार ऐसा कहे तो राष्ट्रपति किसी कार्यकारी कार्य को सौंप सकता है। अब आगे देखिए, राज्यों के बीच सहयोग। केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार का सहयोग रहना चाहिए, या केंद्र राज्य संबंध की बात कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग। संसद किसी अंतर राज्य नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकता है। जैसे यमुना नदी है, यमुना नदी में दिल्ली और हरियाणा के बीच जो विवाद है, कावेरी नदी जल विवाद आप लोग पढ़े हैं, बार बार चर्चा में रहता है। इस प्रकार संसद अर्थात केंद्र सरकार किसी अंतर्राज्यीय नदी, और अंतर्राज्यीय नदी मतलब ऐसी नदी जो दो राज्यों से होकर बहती है, दो या दो से अधिक राज्यों की सीमाओं को टच करती है, उनके सीमा अंतर्गत क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, प्रवाहन की क्रिया स्थिति होती है, न्याय निर्णय दे सकती है। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद 1990 में बनाई गई थी, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी कक्षा में जो बिंदु पढ़ाए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र एवं राज्यों में लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भूभाग को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए। संसद संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकता है। संसद संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकता है जो अंतर संबंधों की, वाणिज्य की स्वतंत्रता व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सके। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IFS। यहां IFS से मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विस। अखिल भारतीय सेवाएं 3 प्रकार की होती है, यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कौन कौन सी होती है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। IAS, IPS और IFS इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और इनकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। आप जानते ही हैं 1947 में ICS के स्थान पर IAS और IP के स्थान पर IPS नाम दिया गया। ये बार बार पूछता है तो इसलिए इस पॉइंट को प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया गया है कि जो इस ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS, आप कई किताबों में देखते हैं, कई कोचिंग संस्थानों के नामों के आगे ICS लिखा रहता है। उसी को 1947 में IAS कर दिया गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और IP इंडियन पुलिस सर्विस के स्थान पर IPS नाम दे दिया गया। 1947 की ये बात है। 1966 में IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा आयोग बना दिया गया। पहले 2 प्रकार की सेवाएं होती थी। कब तक? 1966 के पहले तक। कौन कौन सी? इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। लेकिन 1966 में IFS अर्थात इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बना दिया गया। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती राज्यसभा निकालती है अनुच्छेद 312 के तहत। अब ये बता रहा है कि राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त है, लोकसभा से ज्यादा प्राप्त है। वह अनुच्छेद 312 हमारे संविधान का अनुच्छेद 312 यह बात बताता है। लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध निम्नवत हैं। कौन कौन से केंद्र राज्य संबंध हैं उनको आइए देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा
की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब समझिए बात को कैसे बांधा गया है। जैसे केंद्र में होता है संघ लोक सेवा आयोग, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 312। वैसे ही प्रत्येक राज्य के लिए या एक से अधिक राज्य के लिए होता है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। अब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, लेकिन इनकी बर्खास्तगी कौन करेगा? राष्ट्रपति। जटिलताएं देखिए। अब संसद, अगला देखिए, संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकता है और अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। अब देखिए यह मामला पेचीदा हो गया। अगर राज्य लोक सेवा आयोग है उसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन अगर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है तो उसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोनों बात में अंतर है। अगर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है तो इसमें बात सेम हो जाती है। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति और बर्खास्तगी देखिए ध्यान से राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। विभेद देखिए दोनों में। अगर राज्य लोक सेवा आयोग होगा तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, बर्खास्तगी राष्ट्रपति करेगा। लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात एक से अधिक राज्यों के संबंध में अगर एक ही लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए एक ही संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है तो उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगी और बर्खास्तगी भी राष्ट्रपति ही करेंगी। लेकिन अगर बिहार लोक सेवा आयोग है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है तो इनके सदस्यों की नियुक्ति वहां के राज्यपाल करेंगे और बर्खास्तगी राष्ट्रपति ही करेगा। वही बात कह रहा है। अब राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। आगे, संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सलाह से काम करता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? देखिए, एकीकृत न्याय व्यवस्था। भारत में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है तथा इसके नीचे उच्च न्यायालय है। यह एक एकल व्यवस्था ही केंद्र और राज्य के बीच पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति को समाप्त करते हैं। मतलब जानिए क्या होता है। ये हमारे यहाँ न्यायपालिका का स्ट्रक्चर ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। त्रिस्तरीय न्याय की व्यवस्था है। भारत में त्रिस्तरीय न्याय की व्यवस्था है। सर्वोच्च पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों में सर्वोच्च पर हाई कोर्ट है और जिले में सर्वोच्च पर जिला कोर्ट है। वही कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च तथा इसके नीचे उच्च न्यायालय है। यह एक एकल व्यवस्था ही केंद्र एवं राज्य के बीच पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति को समाप्त करती है। आगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित या पद से हटाया जा सकता है। जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनको हटाया कब जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्यपाल के परामर्श के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा ही। राष्ट्रपति सुप्रीम पावर है। अब संसद विधान बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अभी भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। 25 हाई कोर्ट है और भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब
आपातकालीन अवधि के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच क्या है बात, उसको देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राज्य, ये जो राज्य है केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है और इस स्थिति में समस्त कार्यकारी प्राधिकारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। अनुच्छेद 352 के तहत क्या हो जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र के नियंत्रण में राज्य आ जाता है और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इस स्थिति में समस्त कार्यकारी प्राधिकारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। आगे अनुच्छेद 355 केंद्र पर 2 कर्तव्य लागू करता है। बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे। केंद्र क्या करेगा, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप संचालित हो रही है या नहीं। राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। देख लीजिए बात, जो राज्यपाल होते हैं गवर्नर, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वित्तीय संबंध भाग 12 में अनुच्छेद 368 से 268 से 293 तक। अब देखिए वित्तीय संबंध मतलब केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध की बात कर रहा है। इसके लिए कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 268 से 293 तक। अब देखिए इसमें क्या बात है, कराधान शक्तियों का आवंटन। संसद के पास संघ सूची के बारे में कर निर्धारण करने का विशेष अधिकार है। संसद संघ सूची के विषय पर कर का निर्धारण कर सकती है। राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची पर कर निर्धारण का विशेषाधिकार है। संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची पर कर निर्धारण का अधिकार है। कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में निहित है। अवशेषीय मतलब जो विषय संघ सूची में नहीं होगा, राज्य सूची में नहीं होगा, समवर्ती सूची में नहीं होगा, उसके बाद जो अवशिष्ट, अवशेषीय नहीं अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित है, उस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर लगाए हैं। विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर 2500 रुपए प्रति वर्ष से अधिक कर नहीं हो सकता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिए। दिया है कि विधानमंडल मतलब राज्य की विधानसभा, राज्य का विधानमंडल किससे मिलके बनता है, अगर वहां पे विधानसभा है तो विधानसभा तो होती ही है, प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, ठीक है। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता है। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। बिजली की बिक्री व उपभोग पर कर लगा सकता है, केंद्र के उपभोग पर नहीं, रेलवे के उपभोग पर भी नहीं। किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी धारा के विनिमय व विकास हेतु संसद द्वारा स्थगित किसी प्राधिकरण को विशेष पानी या बिजली एकत्रीकरण, उत्पादन, बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति लेनी आवश्यक है। ये रही आज की कक्षा की बात, हमने यहाँ तक बात किया। कल कर राजस्व का वितरण कैसे कैसे होता है, कौन कौन से आयोग हैं, कौन कौन से नियम हैं, क्या है, इन सारी चीजों को देखेंगे। चूंकि कक्षा लंबी ना हो इसलिए कक्षा को केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो है वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, उसमें हम आज पढ़े यहाँ तक। अब आगे हम पढ़ेंगे कर राजस्व का वितरण और उसके आगे इसमें और 2 कक्षाएं होंगी। आपको अगर हमारी यह कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया हमारे
कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। कक्षा को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं और किसी भी कक्षा की PDF चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं तो कृपया हम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ बने रहें। अगली कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।